हाय गाइस, मैं हूँ अबीहा इंतखाब। अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। आज जैसा कि हम अभी ज्योग्राफी की पूरी सीरीज चला रहे हैं, तो आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चक्रवात और प्रति चक्रवात पढ़ेंगे। तो चक्रवात और प्रति चक्रवात स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, हम उस पर बात कर लेते हैं। यानी वायु दाब को बैरोमीटर का प्रयोग करके मापते हैं, तो बैरोमीटर क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉरियोलिस बल क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे, फिर हम चक्रवात और प्रति चक्रवात पे चलते हैं। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चलिए आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपना एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को अच्छे से समझते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और जो भी प्रॉब्लम है उसे कमेंट करके हम लोगों को बताइए। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चक्रवात और प्रति चक्रवात क्या है, पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। हवा उच्च वायु दाब से हमेशा निम्न वायु दाब की ओर बहती है और वायु गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। यानी कि जैसे कि जो हवा है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। जैसे कि हवा बह रही है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बहेगी और वायु गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। जैसे कि ये सूरज है मेरा, जो सूर्य है ना, तो जो सूर्य है, सूर्य की किरणें आती हैं। जब सूर्य की किरणें आएंगी तो हवा को क्या कर देती हैं, काफी गर्म कर देती हैं। तो जब सूर्य किरणें हवा को गर्म कर देंगी तो ऊपर की तरफ उठा देंगी। यहाँ पे जगह क्या हो गई, खाली हो गई। तो जब यहाँ पे जगह खाली हो गई तो जो हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ गई वो वापस इस जगह को भरने के लिए वापस इसकी तरफ बहना शुरू कर देगी। यानी उच्च वायुदाब की तरफ से हवा निम्न वायुदाब की तरफ बहना शुरू हो जाएगी। जब हवा जैसे ये सूरज की किरणें हैं, यहाँ पे काफी गर्म हो गई वायु और ऊपर की तरफ उठ गई, वायु ऊपर की तरफ चली गई तो यहाँ पे जगह खाली हो गई। तो ये लो प्रेशर वाला क्षेत्र बन गया और ये हाई प्रेशर का क्षेत्र बन गया। तो हवा क्या होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जगह बिल्कुल खाली हो चुकी है। वायु जो थी यहाँ पे वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ गई है, तो यहाँ पे जगह खाली हो गई। तो हवा हाई प्रेशर से वापस लो प्रेशर की तरफ बहना शुरू कर देगी। लेकिन एक चीज और हम फिर देखते हैं कि जब यहाँ पे हवा आ गई पूरी तरह से तो ये क्षेत्र हाई प्रेशर का बन जाएगा और यहाँ पे खाली हो जाएगी जगह, क्योंकि सारी वायु जो बहती हुई इधर की तरफ आ गई, इस क्षेत्र को वो भरने लगी वायु। तो अब ये क्षेत्र खाली हो जाएगा तो ये लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा। तो अब फिर हवा इस हाई प्रेशर को छोड़ के वापस लो प्रेशर की तरफ बहना शुरू कर देगी। तो अच्छे से हमें समझ में आ गया अब ये कि हवा जो है वो क्या होती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहती है और वायु गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब चलिए दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं कि वायुदाब को बैरोमीटर का प्रयोग करके मापते हैं। कैसे मापते हैं, बैरोमीटर का प्रयोग करके मापते हैं। जैसे हम जो समय को कैसे देखते हैं, घड़ी की सहायता से देखते हैं। हमें तारीखें देखनी हो तो हम तो कैलेंडर की मदद लेते हैं। तो उसी तरह वायुदाब को बैरोमीटर का प्रयोग करके मापते हैं। देखिए, और फिर इसमें दूसरा पॉइंट वो क्या कह रहे हैं कि बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना तूफान आने का संकेत होता है और बैरोमीटर में पारे का बढ़ना साफ मौसम का संकेत देता है। जैसे कि ये स्केल है, ठीक, इस स्केल में ये बैरोमीटर है, उसमें स्केल दी हुई है आपकी। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जब पारा काफी तेजी से नीचे की तरफ जाता है तो मौसम कैसा होगा, मौसम खराब होगा, यानी चक्रवात की स्थिति होगी। ठीक, और जब पारा काफी तेजी से ऊपर की तरफ जाता है तो यानी मौसम बिल्कुल साफ होगा, यानी प्रति चक्रवात की स्थिति होगी। कैसी स्थिति होगी, प्रति चक्रवात की स्थिति होगी। और यहाँ पे जो मौसम खराब है वो चक्रवात की स्थिति है। पारा काफी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ पे पारा काफी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मौसम बिल्कुल साफ है, यानी प्रति चक्रवात। जो स्थिति चक्रवात में है बिल्कुल उसकी अपोजिट स्थिति प्रति चक्रवात में होगी। मतलब यहाँ मौसम खराब है तो यहाँ मौसम बिल्कुल साफ होगा। चलिए, तो अब हम दूसरे पॉइंट को भी देख लेते हैं कि बैरोमीटर में पारे का बढ़ना साफ मौसम का संकेत देता है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि पारे का तेजी से गिरना खराब मौसम का संकेत है, पारे का तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ना क्या, कौन सा मौसम होगा, मौसम बिल्कुल साफ होगा, यानी प्रति चक्रवात होगा। कैसी स्थिति होगी, प्रति चक्रवात की स्थिति होगी। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है समझने में कि नहीं समझ में आ रहा, तो एक मैं व्यवहारिक उदाहरण ले लेती हूँ कि हमारे घर में क्या होता है, जब मम्मी का पारा बिल्कुल ऊपर की तरफ चढ़ता है तो मौसम बिल्कुल कैसा होता है हमारे घर का, खराब होता है। पारा उनका ऊपर की तरफ जा रहा है तो मौसम खराब होगा, और जैसे जैसे मम्मी का पारा नीचे की तरफ आता है तो मौसम अच्छा होता है। तो यहाँ पे आपको सीधा रिलेशन नहीं लेना है बल्कि उल्टा रिलेशन लेके चलना है कि जैसे जैसे मम्मी का पारा ऊपर की तरफ चढ़ता है यानी कि ऊपर की तरफ जाता है तो मौसम खराब होता है, लेकिन बैरोमीटर में क्या होता है कि जैसे ही पारा ऊपर की तरफ जाता है मौसम बिल्कुल साफ होता है। ठीक,
तो यहाँ पे अपोजिट लेना है। जैसे जैसे मम्मी का पारा नीचे जाता है तो हमारे घर का मौसम साफ होता है, लेकिन यहाँ पे है कि जैसे जैसे बैरोमीटर का पारा नीचे की तरफ जाता है तो खराब मौसम का संकेत होता है। बिल्कुल अपोजिट रिलेशन है यहाँ पे मम्मी के मूड से, यानी मम्मी का जो पारा है वो कैसे उतरता चढ़ता है और बैरोमीटर के पारे में उतरने चढ़ने में बिल्कुल अपोजिट रिलेशन है यहाँ पे। तो अब आपको अच्छे से ही समझ में आ गया होगा कि बैरोमीटर में पारे का गिरना किस चीज का संकेत है, पारे का बढ़ना किस चीज का संकेत है। चलिए अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं कि बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना और फिर धीरे धीरे बढ़ना बारिश का संकेत देता है। देखिए अचानक गिरना और फिर धीरे धीरे बढ़ना किसका संकेत दे रहा है, बारिश का संकेत दे रहा है। ये थर्ड पॉइंट है, आपको अच्छे से याद रखना है इसको। अब ये मैंने बैरोमीटर को यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया है। अब मैं कोरियोलिस बल पे बात कर लेती हूँ। कोरियोलिस बल, जी कोरियोलिस ने इसको खोजा था, इस कारण इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। जी कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में पता करा था, इसलिए इसे कोरियोलिस बल कहते हैं, उनके नाम से लिया गया बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं कोरियोलिस बल क्या है। पृथ्वी भूमध्य रेखा पर चौड़ी है, बिल्कुल सही। हमारी पृथ्वी ये भूमध्य रेखा है, इसे भूमध्य रेखा बोलिए, विषुवत रेखा बोलिए या 0 डिग्री बोलिए। वहां पे क्या है, पृथ्वी चौड़ी है और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे हमारी पृथ्वी कैसी है, पतली है। तो यही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं वो कि हम देखते हैं कि जब हम किसी वस्तु को उत्तरी गोलार्ध से फेंकते हैं तो देखते हैं कि वस्तु दाईं ओर जाती है, तथा जब हम दक्षिणी गोलार्ध से किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वस्तु बाईं ओर जाती है। यह स्थिति क्यों होती है, ऐसी स्थिति सीधे क्यों नहीं जाती। हम कोई चीज सीधे फेंक रहे हैं तो सीधी जानी चाहिए। ये क्या वो बोल रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध से फेंकते हैं तो दाईं ओर जाती है, दक्षिणी गोलार्ध से फेंकते हैं तो बाईं ओर जाती है। ऐसा क्यों होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है, पृथ्वी हमारी घूम रही है। आपने अगर जलवायु पढ़ा है, वैसे तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं, मैं पढ़ाऊंगी, तो उसमें फैरल का नियम लगता है कि हवा क्यों नहीं सीधी जाती, क्यों घूम के जाती है। इसी कारण से हमारे यहाँ जो मानसून आता है वो सीधा नहीं होता बल्कि घूम के आता है, टेढ़ा मानसून भारत में एंटर करता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या हो रही है, हमारी पृथ्वी घूम रही है, तो वो फैरल का नियम है। अब मैं कोरियोलिस बल की बात कर लेती हूँ, मैं फैरल का नियम पढ़ाऊंगी जब मैं जलवायु आपको पढ़ाऊंगी। तो अभी मैं कोरियोलिस बल यहाँ पे बात करती हूँ। तो यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि जब हम दक्षिणी गोलार्ध से कोई वस्तु फेंकते हैं तो वो क्या होती है, दाईं ओर जाती है। देखिए जैसे मैं दक्षिणी गोलार्ध में खड़ूं, मैं कोई वस्तु फेंकूंगी तो वो दाईं ओर जाएगी, विषुवत रेखा की तरफ अगर जा रही है तो वो दाईं ओर जाएगी। और मैं अगर दक्षिणी गोलार्ध की तरफ खड़ी हूँ तो वो वस्तु कहाँ जाएगी, बाईं ओर जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में खड़ी हूँ तो दाईं ओर जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में खड़ी हूँ तो वो वस्तु आपकी बाईं ओर जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में खड़ी हूँ तो दाईं ओर जाएगी, और मैं अगर दक्षिणी गोलार्ध में खड़ी हूँ तो वो वस्तु आपकी बाईं ओर जाएगी। तो ये स्थिति कैसे होगी, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होगी। क्यों होगी ऐसी स्थिति, घूर्णन गति के कारण सीधी सीधी वस्तु नहीं आएगी, उत्तरी गोलार्ध से दाईं ओर जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध से बाईं ओर जाएगी। चलिए अब मैं इसकी जो दूसरे पॉइंट उस पर बात कर लेती हूँ। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हवा की स्थिति क्या होती है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है, यानी जब वो वहां पे जगह खाली कर देती है तो वो क्या कर देती है, हवा ऊपर उठ जाती है गर्म होकर, तो यहाँ पे खाली जगह हो गई, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बहने लगती है। लेकिन अगर उत्तरी गोलार्ध की स्थिति है, देखिए यहाँ पे है बाईं ओर जा रही है, तो इसको भी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, दाईं ओर जा रही है उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि घूर्णन गति के कारण। तो बिल्कुल यही स्थिति होगी, हवा जैसे हाई प्रेशर से हमें पता है लो प्रेशर की तरफ बह रही है, तो सीधे क्यों नहीं आ रही, क्यों घूम के आ रही है, क्योंकि घूर्णन गति के कारण हो रहा है। लेकिन घूर्णन गति में परिवर्तन तब हो जाता है जब उत्तरी गोलार्ध में हवा बहती है तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलेगी। घड़ी की सुई हमारी जो चलती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जब कोई स्थिति होती है तो उसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारी क्लॉकवाइज होती है स्थिति, और ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज स्थिति होती है जब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चल रही होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ आती है, उत्तरी गोलार्ध की मैं बात कर रही हूँ, तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमती है, यानी ऐसे घूमते हुए आएगी हवा, ठीक। और जब हवा दक्षिणी गोलार्ध से बहती है, तो जब हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ आती है तो घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगी, यानी ऐसे चलेगी, ऐसे घूमते हुए आएगी। और यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, ठीक। और यहाँ पे इस तरह, तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन आपको समझ में आ रहा है ना। तो ये स्थिति कौन सी होती है, घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणी, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी उत्तरी गोलार्ध। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। इसको समझाना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि चक्रवात और प्रति चक्रवात समझने से पहले ये महत्वपूर्ण बिंदु अगर आपको नहीं पता है तो आप चक्रवात और प्रति चक्रवात नहीं समझ सकते।
तो यहाँ पे मैं चक्रवात और प्रति चक्रवात के सारे इंपॉर्टेंट बिंदु पढ़ा दिए। अब चलिए हम पढ़ते हैं चक्रवात और प्रति चक्रवात क्या होता है। तो मैंने अभी तक आपको कोरियोलिस बल समझा दिया था, बैरोमीटर से कैसे मापते हैं वायु दाब को ये भी बता दिया था। अब चलिए हम चक्रवात और प्रति चक्रवात पे आ जाते हैं, मतलब अपने मेन पॉइंट पे, जो मेरा पॉइंट है चक्रवात और प्रति चक्रवात क्या होता है उस पर बात करते हैं। मैंने कोरियोलिस बल और वायु दाब में क्या स्थिति हो जाती है वायु की, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब आप अभी इसको मैं पढ़ूंगी तो आपको बिल्कुल चक्रवात समझ में आ चुका होगा। देखिए, पृथ्वी जब सूर्य के प्रकाश के कारण गर्म हो जाती है तो वायु भी गर्म हो जाती है। जब पृथ्वी क्या है, सूर्य का प्रकाश है, काफी गर्म हो जाती है, तो वायु भी पृथ्वी पे है ना, तो वो भी गर्म हो जाएगी। वायु भी गर्म हो जाती है, वायु गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है तो ऊपर उठने लगती है। मैंने जैसे ही बताया था ना कि वायु हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ बहती है और वायु गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। वही चीज यहाँ पे है कि हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठने लगती है। जब वायु ऊपर की ओर उठ जाती है तो वहां पर निम्न वायु दाब का केंद्र बन जाता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे जो हवा का क्षेत्र है, या यहाँ जब वायु ऊपर की तरफ उठ गई, हाई प्रेशर की तरफ उठ गई, तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र बन गया, खाली जगह बन गई ना। तो ये खाली जगह क्या कहलाएगी, आपकी लो प्रेशर का क्षेत्र कहलाती है। तो ऊपर की तरफ उठ जाती है तो निम्न वायु दाब का एक केंद्र बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे बना है। तब आसपास की हवा, यानी कि जो यहाँ की हवा है चारों तरफ की, तब आसपास की हवा इस खाली निम्न वायु दाब की तरफ गति करती है। तब ये जो हाई प्रेशर की हवा है ना, वो यहाँ पे बहेगी। किंतु हम क्या देखते हैं कि यह कोरियोलिस बल के कारण उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ घूम कर गति करती है। मतलब सीधे नहीं आती है, घूम कर आती है। क्यों आती है, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति हो रही है। कोरियोलिस बल लग रहा है कि कोई भी वस्तु जब उत्तरी गोलार्ध से फेंकी जा रही है आपकी विषुवत रेखा की तरफ, तो वो सीधी ना जाके दाईं ओर जा रही है। तो वही चीज है यहाँ पे कि जो भी हवा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ बहेगी वो सीधी नहीं जाके घूम के आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, कोरियोलिस बल के कारण हो रहा है। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ हवा घूमकर गति करती है। यही स्थिति चक्रवात कहलाती है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने कोरियोलिस बल पढ़ा दिया था आपको, वायु की स्थिति पढ़ा दी थी मैंने, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलती है ये सब भी मैंने आपको समझा दिया था। उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, और दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो हवा उच्च वायु दाब से जब निम्न वायु दाब की तरफ आएगी तो क्लॉकवाइज चलेगी। ये सब चीजें मैंने उस टाइम आपको समझा दी थी। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में, एंटी क्लॉक यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो ये सब चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो अभी आपको यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि चक्रवात किसे कहते हैं। हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठ जाती है तो लो प्रेशर का एक केंद्र बन जाता है। तो वापस हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है, वो सीधे नहीं आएगी, घूम कर आएगी। इस कारण क्योंकि कोरियोलिस बल लग रहा है तो वो घूम के आएगी। यही स्थिति चक्रवात की स्थिति होती है, इसी को हम चक्रवात कहते हैं। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायु दाब और बाहर उच्च वायु दाब होता है, यानी हवा जो होगी ना वो घूम कर आएगी। अगर हाई प्रेशर से आ रही है तो यानी कि उत्तरी गोलार्ध से आ रही है, उत्तरी गोलार्ध में अगर स्थिति है तो ये बीच में विषुवत रेखा के पास, यानी मान लीजिए कि लो प्रेशर का एक केंद्र बन गया विषुवत रेखा के पास। तो अगर उत्तरी गोलार्ध से हवा आ रही है तो वो कैसे आएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तो आएगी, लेकिन जो है उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में आएगी। और अगर दक्षिणी गोलार्ध से हवा चल रही है तो घड़ी की सुई की दिशा इधर से चलेगी, यानी कि घड़ी की सुई की तरफ वाली दिशा में चलेगी। घड़ी की सुई जैसे ऐसे चल रही है तो ये एंटी क्लॉकवाइज चली और ये क्लॉकवाइज चलते हुए आएगी, यानी कि ये क्लॉकवाइज चलते हुए आएगी। तो एक पूरा सर्कल इसने बना लिया, एक ऐसे चल रही है, एक आपकी इधर की तरफ ऐसे चल रही है, तो इसने पूरा एक सर्कल बना लिया। हवा घूमते घूमते आएगी। ठीक, मैं इसको अच्छे से साफ करके बताती हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। चलिए, तो जैसे मैंने मान लिया ये विषुवत रेखा है, तो यहाँ पे अगर लो प्रेशर का केंद्र बन गया, मैं दोनों स्थिति यहाँ पे दिखा रही हूँ आपकी, नॉर्थ की और साउथ की, यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों की स्थिति दिखा रही हूँ। और ये हाई प्रेशर का क्षेत्र है चारों तरफ। यहाँ पे हवा क्या हो चुकी है, गर्म होकर हल्की हो चुकी है, ऊपर की तरफ उठ चुकी है, यानी हाई प्रेशर के पास जा चुकी है, हाई प्रेशर का क्षेत्र बन चुका है। यहाँ पे लो प्रेशर का क्षेत्र है। तो अगर उत्तरी गोलार्ध से चल रही है तो वह एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, और अगर दक्षिणी गोलार्ध से चल रही है तो वो क्लॉकवाइज चलेगी, यानी कि वो कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी। क्लॉक सुई, घड़ी की सुई ऐसे ही चलती है ना, और एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर की तरफ। तो ये पूरा सर्कल जो बनाएगी वो एंटी क्लॉकवाइज का बनाएगी, और ये सर्कल जो बनाएगी वो क्लॉकवाइज का बनाएगी, क्योंकि वो दक्षिणी गोलार्ध से चल रही
रही है तो वो घड़ी की सुई की दिशा में चलेगी, और अगर वो उत्तरी गोलार्ध से चल रही है तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलेगी। यही स्थिति चक्रवात की स्थिति हम देखते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं कि चक्रवात आ गया। यही स्थिति चक्रवात पैदा करती है, चक्रवात बनाती है। हमेशा चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है यानी लो प्रेशर होता है, और चक्रवात के बाहर हम क्या देखते हैं, हाई प्रेशर यानी उच्च वायु दाब का क्षेत्र होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चक्रवात। आपको अच्छे समझ में आ गया। चक्रवात के प्रकार कितने होते हैं? चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। चलिए ये देख लेते हैं कि मेरी ये पृथ्वी की स्थिति है, यहाँ पे ये 0 डिग्री रेखा है, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। उसके ऊपर वाली रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। उसके नीचे वाली रेखा को मकर रेखा बोलते हैं। भारत को जो काटती हुई रेखा गुजरती है उस रेखा को क्या बोलते हैं, आप ये मुझे कमेंट में बताइए। 8 स्टेट्स को काटती है वो रेखा, ठीक, तो वो आप मुझे कमेंट में करके बताइए। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा बीच में होती है, कर्क रेखा ऊपर होती है, मकर रेखा नीचे होती है। तो ये जो कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, और कर्क रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र जो 66.5 डिग्री अक्षांश तक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और मकर रेखा के नीचे वाला क्षेत्र जो 66.5 डिग्री अक्षांश तक होता है उसे भी हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। नीचे वाला क्षेत्र बिल्कुल क्या हो जाता है, जो 66.5 डिग्री से ऊपर का क्षेत्र हो जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, शीत कटिबंधीय। यहाँ पे काफी ठंडी पाई जाती है, इस कारण से शीत कटिबंधीय बोलते हैं। यहाँ पे चक्रवात क्यों नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ रहे हो ना, वायु गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। तो कहाँ गर्म होगी, जहाँ पे सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी। यहाँ पे तो बहुत तिरछी पड़ेंगी ना, यहाँ पे गर्मी की स्थिति है ही नहीं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, शीत कटिबंधीय, काफी ठंडा क्षेत्र है, तो वायु तो गर्म होने की कोई सवाल ही नहीं उठता। तो कहाँ ज्यादा गर्म होगी, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय पर भी गर्मी होगी, थोड़ी सी तिरछी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल तिरछी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे चक्रवात की स्थिति हमें नहीं देखने को मिलती। हमें चक्रवात की स्थिति कहाँ देखने को मिलती है, शीतोष्ण कटिबंधीय में, उष्ण कटिबंधीय में, ठीक। तो जो कर्क और मकर रेखा के बीच में आते हैं उन्हें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। जो कर्क रेखा के ऊपर 66.5 डिग्री अक्षांश तक आते हैं उसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। जो मकर रेखा के नीचे 66.5 डिग्री तक आते हैं उसे भी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हम कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आने वाले चक्रवात को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आने वाले चक्रवात को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। चलिए चक्रवात एकदम क्लियर हो गया आपका। प्रति चक्रवात क्या होता है, एकदम अपोजिट स्थिति जो मैंने बताई थी कि जब पारा क्या हो रहा है, बैरोमीटर में पारा काफी तेजी से नीचे जा रहा है तो चक्रवात की स्थिति होगी। यही तो मैंने बताया था, कौन सी स्थिति होगी, चक्रवात की। और जब पारा काफी तेजी से ऊपर की तरफ पहुंच चुका है तो वो क्या होगा, प्रति चक्रवात। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, यहाँ पे मौसम साफ है और यहाँ पे मौसम खराब है, ठीक। तो यहाँ पे कैसी स्थिति होगी, प्रति चक्रवात बिल्कुल चक्रवात का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है यानी लो प्रेशर होता है, और यहाँ पे बाहर क्या होता है, उच्च दाब होता है यानी हाई प्रेशर होता है। तो अब जब प्रति चक्रवात का बिल्कुल अपोजिट है तो इसके सेंट्रल में हाई प्रेशर होगा और बाहर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। यानी कि केंद्र में हम देखते हैं कि हम देखेंगे कि चक्रवात में हम क्या देखते हैं, मध्य में HP यानी हाई प्रेशर है और बाहर LP होता है प्रति चक्रवात में। जबकि हम चक्रवात में क्या देखते थे कि बाहर HP होता है और केंद्र में LP यानी लो प्रेशर होता है। तो ये प्रति चक्रवात की स्थिति होती है। यहाँ पे बिल्कुल मौसम साफ होता है, हवाएं अंदर से बाहर की ओर चलती हैं, ठीक। हवाएं कैसे चलती हैं, अंदर से बाहर की ओर, क्योंकि मध्य में आपका HP है, बाहर आपका LP है। HP यानी हाई प्रेशर, बाहर आपका लो प्रेशर। ये प्रति चक्रवात की स्थिति है। अगर चक्रवात की स्थिति होगी तो यहाँ पे LP होगा, बाहर HP होगा, ठीक। ये चक्रवात की स्थिति है। लेकिन अगर हम प्रति चक्रवात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बीच में आपका HP होगा और बाहर आपका LP यानी लो प्रेशर होगा। हवा हमेशा प्रति चक्रवात में अंदर से बाहर की ओर चलती है। सब कुछ अपोजिट है इसका, जितना इसमें बताया गया है बिल्कुल उसका अपोजिट स्थिति हमारी प्रति चक्रवात की होगी। यहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चक्रवात में होने वाली वर्षा को फ्रंटल वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, फ्रंटल वर्षा कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको चक्रवात और प्रति चक्रवात बहुत अच्छे से समझा दिया। अब आपको कोई समस्या नहीं होगी, इसको रटने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि भूगोल रटा नहीं जाता, समझा जाता है, ठीक। ये भी एक मैथ की तरह होता है। अगर आपने भूगोल को समझ लिया
तो पूरी ज़िंदगी आपको कभी उस टॉपिक को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार समझ लिया तो आप उसको दूसरों को भी अच्छे से समझा सकते हैं। तो यहाँ पे चक्रवात और प्रतिचक्रवात पूरा समाप्त हो चुका है आपका। तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।